गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था कम करने हेतु उपाय। कि हमारी जो आज हमारे भारत देश में पितृसत्तात्मकता की जो व्यवस्था है उसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। खत्म तो हम नहीं कर सकते, उसे खत्म करने से पहले हमें उसे थोड़ा उस पर नियंत्रण किस तरीके से करना है। किसी काम को हम या किसी भी प्रथा को, कोई भी व्यवस्था को एकदम से खत्म नहीं किया जाता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जाता, लेकिन उसे धीरे धीरे उसे रोकने के उपाय जरूर किए जाते हैं। तो यही आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, जिससे कि एक पक्षीय शक्ति का ढोलक ना हो। क्योंकि अगर पितृसत्तात्मकता जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी तो हमारे जो पुरुषों का एक पक्षीय उनका शक्ति उनके लिए ही निरूपित रहेगी, या कहें कि एक पक्षीय शक्ति जो उसका संतुलन हम नहीं कर पाएंगे, एक पक्ष के पास अधिक शक्तियां प्राप्त होगी। तो ये अगर हमें इस संतुलन को बिठाना है दोनों वर्गों में, स्त्री और पुरुष में, तो हमें हमारी इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कम करना है। और किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि इस व्यवस्था पर हम नियंत्रण कर सकें। तो हम इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को किस तरीके से रोकेंगे, जिससे जो एक पक्षीय शक्ति का संतुलन है वो स्थापित ना हो, हमें बराबर दोनों वर्गों में समान शक्ति संचारित हो, किसी एक पक्ष को मजबूत ना किया जाए, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस व्यवस्था से, पितृसत्तात्मक व्यवस्था से पुरुष को ज्यादा अधिक महत्व मिलते हैं या सारी शक्तियां पुरुष के अधीन आ जाती हैं। तो यही आज जो हमारे लिंग भेद का भी हम देखते हैं कि कारण भी हमारी इस व्यवस्था से है। पुत्रों को यानी पुरुष को अधिक महत्व देना इस प्रथा का एक महत्व है, वो उसी तरीके से उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसे ही हमें नियंत्रित करने के लिए हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कम करने में सबसे पहले किसका योगदान होता है? हमारे परिवार में कौन? हमारे पेरेंट्स यानी कि अभिभावक शैली में परिवर्तन। अभिभावक शैली में परिवर्तन। अभिभावक शैली में परिवर्तन किस तरीके से? कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे परिवार में आज एक पुत्र को पैदा होने पर जो खुशियां मनाई जाती है, तो वही खुशियां कब मनाई जाए? जब हमारी पुत्री का जन्म हो। पेरेंट्स जहां पिता और माता अपने पुत्र को ज्यादा अधिक महत्व देते हैं और पुत्री को कम देते हैं, तो ये हमें नहीं करना, हमें दोनों को समान समझना है, पुत्र को भी और पुत्री को। कई बार हम देखते हैं परिवार में अगर शिक्षा का अधिकार भी केवल पुत्रों को प्रदान किया जाता है, उन्हें बाहर अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने दिया जाता है, उन्हें तैयारियां करवाई जाती हैं, आगे उन्हें ये बताया जाता है कि आपको अपनी नौकरी की तैयारी करनी है, सर्विस के लिए तैयारी करनी है, तो वही चीज हम अपनी पुत्री के लिए क्यों लागू नहीं करते? तो जो हमारा दृष्टिकोण है, यहाँ बात शैली यानी कि अभिभावक के दृष्टिकोण, अभिभावक का दृष्टिकोण दोनों के लिए समान होगा, तभी हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें हमारा योगदान हमारे पेरेंट्स का होता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि अभिभावक शैली में हमें परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ हमें पुत्र और पुत्री के पालन पोषण से लेकर उनके रहन सहन, उन्हें किस तरीके का व्यक्ति बनाना है, ये सब किस पर डिपेंड होता है? हमारे परिवार के, हमारे माता पिता पर। तो यही चीज हमें बतानी है कि माता पिता उसमें ये भावना ना लाए कि वो पुत्री है, उन्हें अपने सिर्फ घर में रहकर कार्य करना है, या ये पुत्र है, इन्हें घर की जिम्मेदारी निभानी है। हमें हमारे पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि दोनों ही इस परिवार के सदस्य हैं, साथ में दोनों ही अपने हमारे माता
माता पिता की संतान उन्हें समान अधिकार जो पुत्र को प्राप्त है वही पुत्री को देने चाहिए। हमारे उनके रहने उनके जो पालन पोषण में भी जो हम अंतर कर जाते हैं लड़के और लड़कियों में, तो उसको भी हमें समाप्त करना चाहिए। तो अभिभावक शैली में जब हम परिवर्तन करेंगे तभी हम पितृसत्तात्मकता को कम कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमारे पेरेंट्स से हमारी ये चीज शुरू होती है। सेकंड आता है हमारी प्रौढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो सारे अंधकार को दूर कर सकती है। प्रौढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था। यह शिक्षा से यानी कि हमारी जो शिक्षा है, कहते हैं ना कि शिक्षा हमारे प्रकाश जो हमारा अंधकार है उसे दूर करता है। तो वही चीज है कि एक शिक्षित परिवार जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो इस चीज को समझते हैं। तो हमें अगर पितृसत्तात्मकता को रोकना है, पुरुष को कम करना है, तो हमें क्या करना है, हर वर्ग को या हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है। वो शिक्षित होगा तभी इस चीज को समझ पाएगा कि किस तरीके से हम जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं तो वो भेद एक शिक्षित व्यक्ति ही खत्म कर सकता है। साथ में हमें जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, लड़के को और लड़कियों को, तो वो हमारी इसके लिए एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। समान रूप से दोनों को शिक्षित करना चाहिए। कई बार हमारे दिमाग में हम देखते हैं कि हमारे गाँव में या हमारे कहीं आसपास में ये कई बार ऐसा होता है, अशिक्षित व्यक्ति इस तरीके की बात करता है कि लड़की को क्या करना है, आगे का घर संभालना है। तो कई बार देखा है कि लड़की को नाम मात्र का शिक्षित किया जाता है या फिर उसे शिक्षित ही नहीं किया जाता, उसे अशिक्षित रख दिया जाता है, सिर्फ उसे घर के कार्य में दक्षता देते हैं, घर के कार्य को सिखाया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि लड़की का कार्य ओनली घर का काम संभालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उसके लिए उस शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, उसे पूर्ण अधिकार है शिक्षित होने का। तो हमें यहाँ पर जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो हमारे शिक्षा का है, उसके लिए हमें समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से हम इस दुविधा को या इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। साथ में हमें लड़की को भी शिक्षित करने का उतना ही अधिकार है जितना कि लड़के को, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक लड़की शिक्षित होकर जाती है तब वो अपने घर की बागडोर उसी ढंग से संभालती है। अगर हमने उसे शिक्षित नहीं किया तो वो भी वही रह जाती है जहां से उसके माता पिता ने भेजा। तो हमें अगर इस पितृसत्तात्मकता को खत्म करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य होता है। शिक्षा के माध्यम से हम इस व्यवस्था को कम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बालकों और बालिकाओं में जो हमारे पुरुष और नारीत्व के जो गुण होते हैं, उन गुणों का हमें क्या करना है, उन गुणों का विकास करके उसमें परस्पर सहयोग बिठाना होता है। यानी कि मैंने पढ़ाया था कि जो स्त्री होती है यानी कि बालिकाओं, उसमें कौन सा गुण, नारीत्व का गुण पाया जाता है, और पुरुष में कौन सा पाया जाता है, पुरुषत्व का। तो नारीत्व व पुरुषत्व दोनों जो गुण होते हैं इन दोनों के, जिसमें हमने पढ़ा था कि पुरुष में कौन सा गुण होता है, शक्ति का। तो इसके लिए वही कि इन गुणों का जो विकास होता है, दो गुणों का विकास हमें कैसा करना है, परस्पर सहयोग करना है। सहयोग करके या हम कहें सहयोगिता पर आधारित होना चाहिए, सहयोगिता पर आधारित होना चाहिए। जब हम बालक और बालिकाओं में इन गुणों का विकास कर रहे हैं तो इन गुणों का विकास कर रहे थे कि दोनों में सहयोग होना चाहिए। हम देखते हैं कि ये माना जाता है कि पुरुष कैसे होते हैं, पुरुष शक्तिवान होते हैं, तो क्या स्त्री शक्तिवान नहीं हो सकती? उसमें भी हम इस गुण का संचार कर सकते हैं। हम किसी को इस चीज का प्रोत्साहन देते हैं तो उसमें भी हर चीज ऊर्जा का संचार होता है। हमने देखा पुरुष की भावना होती है जिसमें हमने कहा था कि वो अपना एक
मालिकत्व चाहते हैं, यानी कि वो अपना ही अधिकार यानी अपने आप का स्वयं का अधिकार मानते हैं। और जहां हम स्त्री की बात मानते हैं तो स्त्री इस सोच पर आधारित होती है कि उसे पुरुष का कहना मानना होता है, लेकिन नहीं, ना तो पुरुष को ये सोचना चाहिए कि मेरे ही अधिकार सर्वोपरि हैं, मैं कहूँ वही होना चाहिए, और ना ही स्त्री को इस चीज पर आधारित होनी चाहिए कि वो पुरुष के कहने पर चले, बल्कि दोनों में परस्पर सहयोग होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की बात माननी चाहिए। तो यही जो हमारे नारीत्व और हमारे जो पुरुष के जो गुण हैं, इन दोनों का अगर हम विकास करते हैं तो इनको दोनों को मिलकर एक दूसरे में संतुलन बिठा के हमें इन गुणों का विकास करना चाहिए कि कुछ गुण हमारे नारीत्व के पुरुष में आने चाहिए और पुरुष के नारीत्व में। जब इन दोनों में परस्पर सहयोग करेंगे तभी हम इस पितृसत्तात्मकता को कम कर सकते हैं। इन दोनों गुणों के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष के भेदभाव को हम कम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इसमें 4th पॉइंट कि हमारी जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं, सामाजिक कुरीतियों तथा मान्यताओं की समाप्ति हेतु सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु समाप्त करें, यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारे समाज में जो ऐसी कुरीतियां हैं जिसमें स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता है, उन हमें छोटी छोटी जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। जिस तरीके से हम देखते हैं दहेज प्रथा, जब लड़की का जो अभिशाप माना जाता है जन्म का, वो क्यों माना जाता है? सबसे बड़ा हमारी दहेज प्रथा इसका कारण होता है, क्योंकि माता पिता के पास इतना धन नहीं होता है, प्रत्येक माता पिता के पास, कि वो अपनी पुत्री को वो धन दहेज में दे सके। तो ये सबसे बड़ी जो हमारी सामाजिक कुरीति है, जो अभिशाप है हमारे लिए, हमें इन कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए। जब ये समाज में हमारी जो व्याप्त कुरीतियां हैं ये समाप्त होंगी, तब स्वतः ही जो सबकी मानसिकता है वो बदलती चली जाएगी। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर हमें पितृसत्तात्मकता को खत्म करना है तो हमारे जो समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं उन्हें हमें दूर करना होता है। किस तरह से हम देखते हैं कि बेटियों को एक सुरक्षा क्यों प्रदान की जाती है इस समाज में, उसे जो आज के टाइम पर जो हमारे समाज में जो गलत कार्य हो रहे हैं लड़कियों के साथ, उनको देखते हुए कोई पिता या माता ये नहीं चाहते कि हमारे घर में लड़की का जन्म हो। तो इन सब कुरीतियों को हमें देखते हुए जब हम इनको खत्म करेंगे तो स्वतः ही हमारी इस मानसिकता में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए हमारे समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, हमारी जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उन्हें हमें समाप्त करना चाहिए। उनके लिए हमें उपाय ढूंढने चाहिए कि हम किस तरीके से उन्हें समाप्त कर सकते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं, हम कहते हैं कि लड़की को घर में रहना है, लड़की को पर्दा प्रथा के लिए किया जाता है कि पर्दा प्रथा में रखते हैं। साथ में हमने देखा है कि जब अगर पति का देहांत हो जाता है तो जो आज विधवा विवाह को, पुनर्विवाह को एक अभिशाप माना जाता है। तो ये जो समस्त हमारी जो मान्यताएं जो चली आ रही है समाज में, इन्हें हमें समाप्त करना है। सबसे पहले इन्हें समाप्त करने के लिए हमें उपायों को ढूंढना है कि किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। फिर आता है बालक और बालिकाओं के, जो बालिका यानी कि लड़के और लड़कियों में स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास। बालक व बालिकाओं में स्वस्थ यानी कि किस तरीके से दोनों को स्वस्थ रखा जाता है, लैंगिक दृष्टिकोण। इस चीज में हम देखते हैं दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए, हमें यहाँ पर बालक और बालिकाओं में हमें दोनों में जो हम लैंगिकता के अर्थ पर इन दोनों में जेंडर के रूप में हम जो भेदभाव करते हैं, हमें वो भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस दृष्टिकोण का हमें विकास करना चाहिए। हमें दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भेदभाव होता है यही हमारे मानसिकता को ऐसा
नैतिक व्यवस्था प्रदान करते हैं। हमें कई बार इस चीज में जो लड़के या लड़कियों में जो भेद उत्पन्न होता है, जो उनके मस्तिष्क में घर करता है ये भेदभाव, वो हमारा उनका लैंगिक दृष्टिकोण होता है कि किस तरीके से हमें ये डिफरेंसेस कम करने हैं। अगर हम ये डिफरेंसेस कम करते हैं तो हम अपने आप इस सत्ता को, जो ये हमारी चली आ रही है पितृसत्तात्मकता, ये स्वतः ही हमारे कम होती चली जाएगी। फिर आता है इसमें हमारे कि महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना या उनकी निर्णय क्षमता में उनके पुरुष को उनके जो निर्णय लेते हैं उनमें बराबर का अधिकार देना चाहिए। परिवार के पारिवारिक मामलों में बराबर का अधिकार, क्योंकि जहां पुरुष इस चीज को मानते हैं कि वो ही परिवार का निर्णय ले सकते हैं, तो सबसे पहले इस सोच में बदलाव करना है। क्योंकि हमने ये चीज मानी है कि स्त्री और पुरुष, हमारे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया, एक इंजन, एक पहिया, अगर उसमें से अगर एक, चाहे इंजन खराब हो चाहे पहिए खराब हो, तो इससे क्या होगा? क्या गाड़ी आगे चल सकती है? नहीं चल सकती। तो उसे अगर साथ लेकर चलना है हमें, क्योंकि इसमें हमारे परिवार के जो पालन पोषण करती हैं, जो जिम्मेदारियां स्त्रियां निभाती हैं, उसमें भी वो पुरुष का बराबर का साथ देती है। तो क्यों, जब हमारे परिवार का कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसमें भी हमें हमारे स्त्रियों की उसमें रजामंदी जरूर चाहिए कि किस तरीके से जो निर्णय लिया जाता है उनसे भी उस चीज के बारे में पूछा जाना चाहिए, यानी उन्हें बराबर का अधिकार प्रदान करना चाहिए, जिससे कि ये पितृसत्तात्मकता व्यवस्था जो चली आ रही है वो व्यवस्था हमारी खत्म हो। इसी में आज हमने इन अधिकारों के बारे में पढ़ा है, और जो इसके अधिकार हैं आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पितृसत्तात्मकता को खत्म करने के अधिकार हैं। धन्यवाद।